सिटी तक मीडिया देखने वाले सारे बहन मेरे और राम राम। मैं आपका भाई बबलू सेरा। आ जाए नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में वीरांगना कविता सामोता के पास आए। तो पहले तो मैम आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। नमस्कार सबको। आप मैम आपसे पहला सवाल, आपकी जो लाइफ है वो कैसी रही हुई है, यानी कि जो आपके हस्बैंड थे वो शहीद हो चुके थे, उनके बाद आपने किन किन कठिनाइयों का सामना करके आगे रहे हो? देखिए, मैं एक फौजी परिवार से और किसान परिवार में जन्मी हुई हूँ और आगे भी मैं जिस परिवार में मेरी शादी हुई वो भी एक सैनिक परिवार और किसान परिवार था और बड़ी और टीचर बनी। मैंने 20 साल तक टीचर की सर्विस करी। उसके बाद में मैंने वीआरएस ले लिया। 2001 में 7 शहीद हो गए। और एक महिला के लिए उसके हस्बैंड का चले जाना शायद एक महिला समझ सकती है कि उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर कदम के ऊपर हर जगह उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक वीरांगना का जो मुझे नाम मिला था उस नाम को साकार करने के लिए मैंने हर स्ट्रगल को स्वीकार किया और हर चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं आप सब लोगों के सामने हूँ। कोई जाति नहीं होती है, क्योंकि वो जब सीमा पे जाता है तो वो पूरे देश के लिए वहाँ पे पूरे देश की रक्षा करता है और उसी के हिसाब से वो 36 कौम का शहीद, 36 कौम का सैनिक होता है। और मुझे मेरे पूरे सैनिक परिवारों का आशीर्वाद है। मुझे पूरे मेरे टीचर्स, जो मेरी कर्म स्थली रही है, कर्म क्षेत्र रहा है, उन कर्म क्षेत्र के सभी मेरे भाइयों का बहनों का मेरे साथ आशीर्वाद है। किसान परिवार का मेरे साथ आशीर्वाद है और समस्त नीम का थाना क्षेत्रवासियों का मुझे आशीर्वाद है। और उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के मोटिवेशन से, उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँची। सवाल ये है आपसे, जो हमारे राजस्थान में है, जो महिला हैं, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, घोर अत्याचार हो रहा है। जो लड़कियां हैं हमारे राजस्थान की, इनके साथ ही अत्याचार हो रहा है। वैसे तो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस टॉपिक पे आपकी क्या राय है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया हुआ है और राजस्थान की वो भूमि है जहाँ पे पन्नाधाय जी हुई हैं, जहाँ पे मीराबाई हुई हैं, जहाँ पे लक्ष्मीबाई हुई हैं। उस भूमि के ऊपर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कहते हैं ना, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है। लेकिन राजस्थान की भूमि के ऊपर तो महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं। पिछले दिनों एक शिक्षिका को जिंदा जला दिया गया था। बच्चियों को जहाँ स्कूल में वो शिक्षा लेने के लिए जाती हैं वहाँ पे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। और भी अगर गिनाने को बैठे तो इतने, एक बालिका के साथ रेप करके उसको भट्टी में जिंदा जला दिया गया था। अगर गिनाने बैठे गहलोत सरकार के तो महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं कि सुबह से शाम हो जाए। अभी ताजा घटना है कि एक महिला को निवस्त्र करके घुमाया गया था, रोड के ऊपर घुमाया गया था। ये कितना अमानवीय, कितना मतलब निंदनीय कृत्य है कि, और उनके लिए अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है कि उनको कहीं दंडित किया जाए। ये अपराध दिन पर दिन इतने ज्यादा बढ़ गए हैं जहां महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो देश माना जाता था, वहां पे आज उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, बहुत ज्यादा। महिलाओं के ऊपर अत्याचार के लिए हम तो ये आवाज उठाते ही उठाते हैं, लेकिन गहलोत सरकार के जो मंत्री हैं वो भी ये आवाज उठाते हैं कि वाकई में राजस्थान में महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन उस आवाज, उनके मंत्रियों की आवाज को भी गहलोत जी दबा देते हैं और उनको कहीं ना कहीं उस आवाज को डाइवर्ट कर देते हैं। तो हम मतलब ये बात तो ये सत्य है कि महिलाओं के साथ वाकई में गलत हो रहा है। और मैम मेरा एक सवाल और है आपसे। आप नीम का थाना से चुनाव लड़ रहे हो, आपको मान लो पार्टी मौका देती है और फिर ये जो नीम का थाना क्षेत्र है ये आपको मौका देता है, तो आप नीम का थाना के लिए क्या करना चाहोगे? अगर संगठन मुझे जिम्मेदारी देता है तो मैं वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी और उसके लिए
मैं इस क्षेत्र की छोटी से छोटी समस्या से लेके हर वो समस्या दूर करने की कोशिश करूंगी और उसके अंदर युवाओं भाइयों के साथ उनके कदम से कदम मिला के चलूंगी। किसान जो मेरे बड़े हैं, माई बाप हैं, उनकी जो समस्या है वो दूर करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा जो भी हैं वो हर मैं समस्या से मैं रूबरू हूँ और मैं समझती हूँ। हर समस्या को मैं सुलझाने की कोशिश करूंगी और मैं वायदे करने में और कहने में विश्वास नहीं रखती, मैं करने में विश्वास रखती हूँ। जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं वो सब करके दिखाऊंगी जो यहाँ की समस्याएं हैं उनकी। राजस्व की दृष्टि से नीम का थाना सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला है, लेकिन विकास के नाम के ऊपर ये 0 है। ईश्वर मौका देता है, संगठन मौका देता है, तो मैं इस क्षेत्र के लिए और मेरे भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए, महिलाओं के लिए, मेरी बहनों के लिए हर वो काम करूंगी जो उनको राहत दे। नीम का थाना की खुशहाली समृद्धि के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी, क्योंकि वीरांगना का नाम जो मुझे मिला है, जब उन्होंने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, तो क्या मैं मेरे क्षेत्र नीम का थाना के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरे खून का कतरा कतरा लगाने के लिए तैयार हूँ नीम का थाना की समृद्धि और खुशहाली के। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, हमारा जो गणेश सर पड़ता है जो हमारे क्षेत्र में आता है, नीम का थाना की मायने गणेश सर, इससे पहले तो पर्टिकुलर स्तर बना दिया गया था, अब इसे रीको में आ गए। पत्रिका में भी आए थे कि ये घूमने फिरने का वो बना है पर्टिकुलर स्थान, तो अब वो रीको के अंदर आ गया। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि नीम का थाना जिला बन चुका है, बहुत सी पब्लिक ऐसे बोलती है पर्टिकुलर स्थान, तो अब वो रीको के अंदर आ गया, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि नीम का थाना जिला बन चुका है, बहुत सी पब्लिक ऐसे बोलती है कि यहाँ बाहर से लोग आएंगे घूमने के लिए तो नीम का थाना ज्यादा जाना जाएगा, और रिको बनता है तो इतने लोग जानेंगे नहीं, तो बाहर से लोग घूमने आएंगे, देश विदेश के लोग भी आएंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नीम का थाना जो बना है और जिला बना है तो रिको भी बनेगा, लेकिन उसके लिए जो हमारी ये आस्था के केंद्र हैं इनको हम नहीं वो कर सकते। हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं और यहाँ पे जो है ये 5 ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को दर्शाते हैं। बलेश्वर है, बागेश्वर है, टपकेश्वर है, थानेश्वर है। ये 5 सर ऐसे हैं जो मतलब हमारी संस्कृति को हमें दर्शाते हैं और हमारी आस्था के केंद्र हैं। इनको हम हटा के इनको नहीं बना सकते। यहाँ पे अगर पर्यटक बनाया जाएगा तो ये सही है कि देश विदेश के लोग आएंगे, हमारी संस्कृति आगे से आगे जाएगी और वो लोग घूमने के लिए आएंगे। इस जिले का नाम होगा, देश विदेशों में इसका नाम होगा। इसलिए हमें ये जो पर्यटक स्थल हैं, पर्यटक स्थल ही इनको बनाना चाहिए। रीको को अलग उसको जगह देके रीको को दूसरी जगह हमें शिफ्ट करनी चाहिए। मैम आपसे एक सवाल और है, जो हमारे राजस्थान के किसान है, मान लो नीम का थाना क्षेत्र के किसान है, कहीं के क्षेत्र के किसान देख लो, मान लो राजस्थान के पूरे किसान है, तो उनको कोई लाभ नहीं हो रहा, उनकी फसल बर्बाद हो रही है, यानी कि बारिश भी नहीं हुई, हाल ही में तो बारिश भी नहीं हुई, तो उनकी फसल बर्बाद हो रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे दे रही है यानी किसानों के लिए, पर वो किसानों के पास पहुंच नहीं रहे हैं। हर किसान के पास पहुंच नहीं रहे हैं, इक्के दुक्के के पास तो आ गए होंगे मान लो, पर हर किसान के पास पहुंच नहीं रहे। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? केंद्र सरकार जो है उसने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था करी है कि किसान सम्मान निधि के तहत उनको मिलने वाली राशि उनके सीधे उनके खाते में आती है। केंद्र सरकार हर जगह आम जनता की सुविधा को ध्यान में रख रही है, लेकिन राज्य सरकार जो है, गहलोत सरकार जो है, वो किसान विरोधी है। उसने कहीं भी किसानों को राहत देने का काम नहीं किया है। पिछली फसल हुई थी, वो सर्दी की वजह से उस सरसों की फसल उसकी किसानों की नष्ट हो गई थी, बोले मुआवजा मिलेगा, वो आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला। बाजरे की फसल भी एक बरसात के कारण समाप्त हो गई, लेकिन उसमें भी कहीं कोई राहत का नजर नहीं आ रहा। किसान वाकई में बहुत ज्यादा त्रस्त है और कर्जा लेके किसान अपना बच्चों को भी पढ़ाता है, कोचिंग करते हैं बच्चे, कर्जा लेके फसल बोता है, लेकिन फसल नहीं होती तो वो कर्ज के नीचे दिन पे दिन दबाव। और कितने किसानों ने कर्जे की वजह से आत्महत्या कर दी। कहा था वो राहुल जी ने कहा था, बोले हमारी सरकार आएगी ना तो मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा और कर्जा माफ। वो गिनती आज तक राहुल जी पता नहीं भूल गए या क्या हुआ, वो गिनती आज तक पूरी नहीं हुई है और किसान बेचारे आत्महत्या करने को मजबूर। कितनों ने आत्महत्या कर ली
ये स्थिति है बेचारे किसानों की। ये देखिए कहाँ जाए वो किसान, किसके पास, जब घर में जो बड़ा होता है उसके पास फरियाद, लेकिन बड़े नहीं जब आंख मूंद रखी है तो वो क्या करें आत्महत्या के अलावा। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई हद नहीं है। 16 बार पेपर आउट हुए हैं बेचारे किसान, कर्जा लेके बच्चों को कोचिंग करवाते हैं, पढ़ाते हैं इस उम्मीद में कि बच्चा अगर कहीं लग जाएगा, कहीं सफल हो जाएगा तो उनका जीवन सुधर जाएगा, लेकिन वो भी पेपर देके घर तक नहीं पहुंचता बच्चा, उससे पहले पेपर आउट हो जाता है। ये सब इतनी एक मोनोपोली कर रखी है जिसकी कोई हद नहीं। अपने जो चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए आम जनता को का गला काटा जा रहा है, आम जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो मैम हम यहाँ नीम का थाना में आते हैं तो बहुत से लोगों से, हम मीडिया वाले हैं तो हम डोलते हैं, तो हमें ऐसा पता लगा है कि हाल ही में नीम का थाना जिला बन गया। तो लोग बोलते हैं कि बिजली की और पानी की बहुत ज्यादा समस्या रहती है यहाँ नीम का थाना में, तो आप उस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहोगे? ये बात सही है कि बिजली की समस्या है और पानी की समस्या है, लेकिन इसके साथ एक समस्या और है, वो है रास्तों की। मैं जो क्षेत्र में घूम रही हूँ मैं देख रही हूँ कि इतनी मतलब रास्ते टूटे फूटे हैं कि एक साधारण वे में निकल ही नहीं सकते। कोई मतलब बीमार हो जाता है या उसको मरीज को लाना पड़ता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको यहाँ तक लाने। रोड बनाई है लेकिन वो 2 महीने के पहली बरसात नहीं झेल पाई, वो टूट चुकी सारी रोडें। एक जगह विशेष को सजाने से कुछ नहीं होता है कि आपने नगर पालिका को या नगर परिषद को सजा दिया, अरे गांव में जाके देखो क्या स्थिति हो रही है। नगर पालिका में यहाँ पे 13-14% जनसंख्या रहती है, लेकिन बाकी की 86-87% जो है वो गांव में निवास करती है। और वो गांव में रास्तों की वजह से कितने परेशान हैं ये गांव में जाके देखने से, मैं जाती हूँ देखती हूँ, मुझे पता है। दूसरी समस्या है पानी की समस्या। पानी के लिए केंद्र सरकार ने, हमारे माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने 27,000 करोड़ रुपए गहलोत सरकार को दिए थे, लेकिन उन्होंने उसमें से भी मात्र 4-5 हजार करोड़ काम में लिए और बाकी के वो लैप्स हो गए। तो और वो 4-5 हजार करोड़ का भी काम नहीं हुआ, कहीं खड्डे खुदवा के, कहीं पाइप लाइन और उनके रास्ते तो ब्लॉक हुए ही हैं, लेकिन आम जनता भी इतनी परेशान हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। ये नहीं चाहते कि आम जनता को इससे राहत मिले, और भारतीय जनता पार्टी की कहीं कोई कमी नहीं है। वो हमेशा आम जनता के लिए उसने तरह तरह की योजनाएं लागू की हैं, लेकिन गहलोत सरकार ने उन चीजों को लागू नहीं किया है। तीसरी समस्या यहाँ पे बिजली की आपने बताई, ये सही है कि बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है, और कहा कि 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी जब बिजली आएगी। पहले बिजली आती नहीं है तो वो फ्री कहाँ से हुई, फिर आती है तो उसमें चार्ज एक्स्ट्रा इतने लगा दिए कि वो बिल से भी ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं। तो जनता जो एक बेरोजगारी से जूझ रही है, वो जनता इतने भारी भरकम बिलों को कैसे वो पूरा करेगी। तो ये सब समस्याएं यहाँ पे इस सरकार ने पैदा कर रखी हैं आमजन के लिए, कि वास्तव में आमजन इतना त्रस्त और इतना परेशान है, और ये तीनों समस्याएं नीम का थाना में हद से ज्यादा है। आपने इंटरव्यू दिया है मैडम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें टाइम दिया है, हमारे चैनल को टाइम दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम जी, आप एक राजस्थान में पहली एक, तो ये सब समस्याएं यहाँ पे इस सरकार ने पैदा कर रखी हैं आमजन के लिए, कि वास्तव में आमजन इतना त्रस्त और इतना परेशान है, और ये तीनों समस्याएं नीम का थाना में हद से ज्यादा है। आपने इंटरव्यू दिया है मैडम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें टाइम दिया है, हमारे चैनल को टाइम दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम जी, आप एक राजस्थान में पहली एक ऐसी वीरांगना महिला हो जो आप टिकट मांग रहे हो और कुछ करके दिखाना चाहते हो नीम का थाना क्षेत्र के लिए। तो इसके लिए मैं भी आपके लिए कुछ कहना चाहूंगा मेरे चैनल के माध्यम से, कि भाई पार्टी को आपको मौका देना चाहिए, और नीम का थाना जो क्षेत्र है इसे भी आपको मौका देना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा कि आप एक शहीद परिवार से हो। वैसे नीम का थाना जो क्षेत्र है ये वीरों की धरती है, तो इसके लिए मुझे गर्व है कि मैं आपके पास बैठा हूँ और आप हमारे चैनल पे आने के लिए आपने हमें मौका दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो।